मैं दिव्या देव की। आज आपको ले चलूंगी दिल्ली का दिल, चांदनी चौक, यानी कि दिल्ली 6 में। पुराने रईसों का गढ़ है ये। पुरानी हवेलियां आज भी ये बयां करती हैं, ये इमारतें भी कभी बुलंद हुआ करती थी। पुराने तौर तरीके, खान पान, पहनावे आदि का प्रभाव आज भी इस शहर ने बचा कर रखा है। यहाँ की तंग गलियों ने अपने अंदर बड़े दिल वाले बाशिंदों को बहुत प्यार से सहेज कर रखा हुआ है। दिन भर यहाँ एक मेला सा लगा रहता है। हर शहर से व्यापारी यहाँ सामान खरीदने जो आते हैं, खूब रौनक रहती है सारा दिन। सामान के बोझ तले दबे वो ठेले वाले, वो रिक्शा वाले, वो पैदल चलने वाले आपस में तालमेल बनाकर अपना रास्ता तय करते हैं। इतना ही नहीं, सड़क के दोनों ओर वो कचौड़ी वाले, मोठ पापड़ी वाले और इन्हीं के साथ वो अचार के लिए कच्चे आम और नींबू बेचने वाले, अदरक और हरी मिर्च बेचने वाले। कहने का मतलब ये है कि यहाँ हर शख्स ने अपनी जगह बड़े अच्छे ढंग से बना रखी है। ठीक इसी तरह यहाँ हिंदू मुसलमान खुल मिलकर रहते हैं। भाई ये तो हुई दिन की बात, रातें भी यहाँ की कुछ कम नहीं है। कुछ इलाकों में बाजार बंद होने के बाद रात को खाने पीने की दुकानें सस्ती हैं और खाने के शौकीन लोग निकल पड़ते हैं घरों से। दशहरे और रमज़ान के दिनों में तो हर शख्स यहीं बस जाना चाहता है। इन्हीं सब खूबियों की वजह से तो नजमा भी यहीं की होकर रह गई। अरे हाँ, आपका परिचय तो करा दूं इनसे। टाउन हॉल के सामने एक सड़क जाती है, उसे कहते हैं नई सड़क, और उस पर थोड़ा आगे चलकर दाएं मुड़ जाइए, बस वही है चूड़ीवालान। यहाँ सामान के हिसाब से जगहों के नाम हैं, जैसे दरीबा जेवरों के लिए, किनारी बाजार गोटे सिलमे सितारों के लिए, क्लॉथ मार्केट कपड़ों के लिए, और भाई चूड़ीवालान रंग बिरंगी चूड़ियों के लिए। बस यहीं रहती है हमारी नजमा भी, अपनी बड़ी सी हवेली में। बात काफ़ी पुरानी है, आज उनका जिक्र छिड़ गया है तो समझ लीजिए बात दूर तलक जाएगी। नजमा बी का जन्म लखनऊ के खानदानी रईस परिवार में हुआ था। माँ बाप की इकलौती औलाद थी, बड़े प्यार से पली बढ़ी। मौलवी साहब घर पर ही आते थे इन्हें पढ़ाने। नजमा को भी पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन सिर्फ किस्से कहानियों की किताबें। ये बचपन से ही बहुत शरारती थी, हर वक्त घर में धमा चौकड़ी मचाए रखती। घर में सब कुछ होते हुए भी जब तक आस पड़ोस के बगीचों से अमरूद और आम तोड़कर ना खा लें, इनका पेट ही नहीं भरता था। कभी कभी तो इनकी शैतानियों की वजह से घर पर शिकायत भी आती, पर ये ऐसा मासूम चेहरा बनाकर पेश होती कि शिकायत करने वाला इन्हें प्यार कर कर वापस चला जाता। इनके अब्बा अम्मी ने इन्हें कई बार समझाया, पर इनके कान पर जूं नहीं रेंगी। अब ये उम्र के 18वें साल में थी, गजब की खूबसूरत, जो भी देखे बस देखता रह जाए। अब्बा अम्मी ने एक बड़े खानदान में इनका रिश्ता तय कर दिया। इनके शौहर भी अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे। शादी खूब धूमधाम से हुई। नजमा को दोनों घरों में खूब प्यार मिला। नजमा की जिंदगी में सब कुछ था, शोहरत, दौलत, रुतबा और सारे ऐशो आराम। बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी औलाद। ना जाने किसकी बुरी नज़र लगी, खूब मन्नतें मांगी, गंडे ताबीज़ करवाए, दवा दारू सब करवाया, पर सब बेकार। पर नजमा ने हार नहीं मानी। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था और आज तक है। नजमा ने अपना सारा प्यार उड़ेला यतीम खाने के और आसपास के बच्चों पर। ढेरों फल मिठाई लेकर पहुंच जाती यतीम खाने और बच्चों में बांटकर सुकून लेकर घर वापस लौटती। इसी तरह पड़ोस का कोई बच्चा बस घर आ जाए, नजमा का अपना बचपन लौट आता। खूब खेलती, शैतानी करती। उनका बस चलता तो आज भी पड़ोस के बगीचों से कुछ तोड़ लाती। बस मुई ये उम्र आड़े आ जाती और लोग क्या कहेंगे, ये जुमला भी। उनके शौहर उनसे बहुत प्यार करते थे। इसी तरह इन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी की
40 ईद खूब शानो शौकत से मनाई। बस एक दिन अचानक इनके शोहर का इंतकाल हो गया। बस उसके बाद इन्होंने रस्म पूरी करने के लिए ही ईद मनाई। दोनों खानदानों की जायदाद की अकेली वारिस थी, लिहाजा पैसे की कोई कमी नहीं थी। नजमा के एक ममेरे भाई दिल्ली में चूड़ीवालान में रहते थे। वो बहुत दिनों से इन्हें अपने यहाँ आने के लिए कह रहे थे और एक दिन नजमा ने दिल्ली का रुख किया। अब ये लखनऊ वाली से दिल्ली वाली हो गई। दिल्ली इन्हें खूब भा गई। चांदनी चौक की गुलजार गलियां, यहाँ का खाना, यहाँ के लोगों का प्यार, इन सब ने इन्हें अपना बना लिया। नजमा के भाई सरकारी मुलाजिम थे। उनका तबादला अचानक हो गया हैदराबाद। अब वो अपनी हवेली बेचकर वहीं बसने का मन बनाने लगे। उन्होंने नजमा को भी कहा, आपा आप हमारे साथ चलिए। पर नजमा पर तो जैसे इस शहर ने कोई जादू कर दिया था। उनके अपने व्यवहार की वजह से पड़ोस के सभी हिंदू परिवार भी उनका खूब मान करते। कोई बुआ कहकर बुलाता, कोई अम्मा कहता, पर सभी बच्चे उन्हें नानी कहकर बुलाते। इसकी वजह शायद ये थी कि वो बच्चों को खूब कहानियां, किस्से सुनाती। ये सब लोग जैसे उनका अपना परिवार बन गए थे। इसी वजह से वो यहाँ से नहीं गई। पैसे की कोई कमी तो थी नहीं। उन्होंने अपनी लखनऊ वाली हवेली बेच दी और अपने ममेरे भाई की हवेली खुद ही खरीद ली। हवेली काफी बड़ी थी और ये ठहरी अकेली जान। तो इन्होंने अपने खानसामा के परिवार को हवेली में ही 2 कमरे रहने को दे दिए। उसके परिवार को इन्होंने कभी नौकर नहीं समझा। दिन भर कोई ना कोई पड़ोस से इनके पास आ बैठता और खूब बातें करता। और बच्चे इनके चौक में वो धमा चौकड़ी मचाते कि बस पूछो मत। नजमा बच्चों को कभी कचौड़ी मंगाकर खिलाती, कभी जलेबी। बच्चों का भी नजमा को नानी नानी कहते मुंह सूखता। नजमा बच्चों के साथ बच्चा बन जाती। वैसे उनका बचपना भी अभी तक कायम था। वो जिस शिद्दत से ईद मनाती, उसी जोश से दिवाली मनाती। दिवाली और ईद पर बच्चों को खूब तोहफे देती। जाते हुए उनके भाई ने उन्हें हैदराबाद आने को कहा, पर वो कभी नहीं गई, कहीं नहीं गई, अपने नन्हे फरिश्तों को छोड़कर। आज इतवार था, सर्दियों के दिन थे। नजमा बी के आंगन में खूब धूप थी। वो एक पीढ़े पर बैठी धूप सेक रही थी। तभी बच्चों की एक टोली उनके पास आकर बैठ गई। छुट्टी वाले दिन बच्चे नजमा नानी से कहानी सुनते और वहीं दावत भी उड़ाते। अब बच्चों के लिए दरी बिछवा दी गई और सब बैठ गए। पहले बच्चों को खाने के लिए मेवा वाले लड्डू दिए गए। फिर शुरू हुई कहानी। बच्चे बेसब्री से कहानी का इंतजार कर रहे थे। तभी नजमा ने कहा, आज मैं तुम्हें एक सच्चा किस्सा सुनाऊंगी। जब हम लखनऊ रहते थे, हमारे पड़ोस में एक बन्ने नवाब थे, खूब बड़ी जागीर के मालिक। 2 बेटियां थी उनकी, माशाअल्लाह गजब की खूबसूरत थी। एक का नाम था अमीना और दूसरी का सकीना। दोनों बड़ी हो गई थी। नवाब साहब अब उनकी शादी करना चाहते थे। बड़े बड़े खानदानों से रिश्ते आ रहे थे। नवाब साहब ने बहुत देखभाल कर अमीना का रिश्ता एक बड़े घर में तय कर दिया। शादी भी खूब धूमधाम से हुई। अमीना खुश थी अपने घर में। अब नवाब साहब और उनकी बेगम को ये चिंता सताने लगी। तभी बीच में एक बच्ची बोली, नानी चिंता कैसी? नजमा बी ने कहा, चिंता इस बात की, जब सकीना की शादी हो जाएगी तो वो दोनों अकेले रह जाएंगे। बस उन दोनों ने तय किया, हम सकीना की शादी उसी लड़के से करेंगे जो घर दामाद बनकर रहे। गुड्डन ने एकदम पूछा, नानी घर दामाद क्या होता है? नानी ने कहा, घर दामाद वो होता है जो लड़का शादी के बाद अपनी बेगम के घर पर ही रहे हमेशा। अब नवाब साहब एक ऐसे लड़के की तलाश में जुट गए जो खूबसूरत हो, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, बस जो उनकी जागीर की देखभाल कर सके, उनके यहाँ रहकर इस दौलत की हिफाजत करे और आराम से रहे।
वो अपनी बेटी को अपने से दूर नहीं करना चाहते थे। गोलू एकदम बोला, बस नानी, मैं भी घर दामाद बनूंगा। सब बच्चों ने और नानी ने हैरानी से उसे देखकर पूछा, ऐसा क्यों? गोलू बोला, अरे नानी, पिताजी हर समय कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। और नानी, मुझे पढ़ना लिखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नजमा बी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, तुम घर दामाद बन जाना। गोलू खुश होकर बोला, क्या उन्हें घर दामाद मिला? नानी ने कहा, हाँ मिला। भाई, घर बैठे इतनी बड़ी जागीर जिसे मिलेगी वो क्यों ये मौका छोड़ेगा? बस रिश्तों की लाइन लग गई। नवाब साहब ने एक रिश्ता तय कर अपनी बेटी की शादी बड़े शानो शौकत से की। सकीना तो खुश थी ही, दूल्हे मियाँ उनसे भी ज़्यादा खुश थे। वजह तो सभी को पता थी। अब तो दावतों और तोहफों का दौर शुरू हो गया। हर रोज़ किसी न किसी के यहाँ से दावतनामा आ जाता। दूल्हे नवाब बहुत खुश थे, दावत का लुत्फ उठाते और तोहफे भी मिलते। नवाब साहब के दामाद होने की वजह से सब उन्हें दूल्हे नवाब कहकर बुलाने लगे। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। घर दामाद जो बन गए थे, इसी तरह जश्न, दावतें, मौज मस्ती के साथ 2 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। जब नानी ये सब सुना रही थी तब गोलू अकड़ के बैठा हुआ था, जैसे वो अपना भविष्य देख रहा हो। बच्चे भी बार बार उसकी तरफ देखते। अब एक दिन नवाब साहब ने दूल्हे नवाब को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटा, अब तुम जागीर का काम देखना शुरू करो और हाँ, हमारा हुक्का ताज़ा कर दो। हुक्का पीते पीते उन्होंने सब कुछ समझा दिया, कहाँ से किराया लाना है, कहाँ से ब्याज वगैरह वगैरह। अगले दिन से दूल्हे नवाब का काम शुरू हो गया। 2-4 दिन बाद सकीना की अम्मी ने बुलवाया और कहा, बेटा तुम खाली तो रहते ही हो, ऐसा करो बावर्ची खाने का सामान भी लाया करो। मुझे ये नौकर बहुत हेरा फेरी करते हैं। और देखो, ये कुछ सामान है, स्टेशन के पास जो नूर आपा रहती है ना, उनके यहाँ पहुँचाओ। इतने में उनकी प्यारी सकीना बेगम आकर बोली, आप बाजार जा रहे हैं तो हमारे कुछ दुपट्टे हैं, रंगरेज के यहाँ देते आना। दूल्हे नवाब ने कहा, बेगम कोई और हुक्म? सकीना ने कहा, हाँ, जरा आते आते गर्मा गर्म जलेबियां लेते आना। अब तो बस सारा दिन दूल्हे नवाब इधर से उधर दौड़ते रहते और झुंझलाते। उनकी झुंझलाहट का कारण थे नवाब साहब। वो इनसे एक एक पैसे का हिसाब कागज पर लिखकर देने को कहते और भाई थोड़ी सी भी गड़बड़ इनसे बर्दाश्त नहीं होती। दूल्हे नवाब को अब समझते देर नहीं लगी कि नवाब साहब बेहद कंजूस इंसान थे। अब नौकर इन्हें अपना दुश्मन समझते। उनके जो 2-4 पैसे बनते थे सामान लाने में, वो बंद जो हो गए थे। अब दूल्हे मियाँ अकेले में बैठकर अपनी किस्मत को कोसते और अपने आप को भी। अपने आप को इसलिए कि काश वो पढ़ लिख लेते तो किसी एक का हुक्म बजाते। यहाँ तो घर भर का हुक्म बजाना पड़ता है। बात यहीं खत्म नहीं हुई। घर के नौकर भी कहते, दूल्हे नवाब आप बाजार तो जा ही रहे हैं, हमारा तम्बाकू और पान भी लेते आना। जब नानी ये सब सुना रही थी तो बच्चे बीच बीच में गोलू की तरफ देखते। अब गोलू मुंह लटकाए बैठा था। नजमा बी ने कहा, तो बच्चों, दूल्हे नवाब अब बहुत पछता रहे थे घर दामाद बनकर। तभी एक बच्ची जारा ने कहा, तो नानी, ये तो वही बात हुई, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब और खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे दूल्हे नवाब। सब बच्चे ताली बजाकर हंसने लगे। सर्दियों की शाम थी, अंधेरा होने लगा, बच्चे अपने अपने घर जाने लगे। तभी नानी ने गोलू को पुकारा, पर गोलू भागा और भागते भागते बोला, नानी, मुझे नहीं बनना घर दामाद। नजमा भी धीरे धीरे हंसने लगी। उनकी नमाज का वक्त हो गया था। खान सामा ने उनके कमरे में कच्चे कोयले की अंगीठी सुलगा कर रख दी थी, सर्दियों के दिन जो थे। नजमा भी तख्त पर बैठते हुए धीरे धीरे बुदबुदाई,
वाह रे दूल्हे नवाब,